नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम नजदीक से जानने वाले हैं ग्रीस को, एक ऐसा देश जिसके साथ एक काफी दिलचस्प दावा जुड़ा हुआ है कि ये दुनिया के सबसे यौनिक रूप से सक्रिय देशों में से एक है। बिल्कुल, और ये दावा है भी ऐसा जो ध्यान खींचता है। देखिए, जब हम अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं ना, तो यौनिकता और रिश्तों को लेकर उनके नजरिए में काफी फर्क मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो ये समझना वाकई रोचक होगा कि ग्रीस के बारे में जो ये कहा जा रहा है, उसके पीछे सामाजिक सच्चाई क्या है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस दावे की तह तक जाएं। वो ग्रीस समाज के खुलेपन पर, वहाँ की शादी की व्यवस्था और खासकर महिलाओं के रिश्तों को लेकर उनकी सोच पर रोशनी डालती है। हाँ। तो हम इन सबको जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि भाई लगभग 87% लोग यौनिक रूप से सक्रिय हैं। हाँ, बल्कि ये समझना है कि यह आंकड़ा किस सामाजिक माहौल में पनपता है। क्या वाकई वहाँ यौनिकता को लेकर उतनी सहजता है जितनी बताई जाती है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये 87% का आंकड़ा, ये तो किसी भी पैमाने से काफी ऊंचा लगता है। बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण वहाँ का खुले विचारों वाला समाज माना जाता है। अब ये खुलापन, ये अपने आप में बड़ा शब्द है। इसका यहाँ क्या मतलब निकाला जा रहा है? देखिए, जो सामग्री उपलब्ध है उसके हिसाब से इसका मतलब सिर्फ यौनिकता तक ही नहीं है। अच्छा। बल्कि रिश्तों और प्यार को लेकर एक आम रवैये से है। मतलब ऐसा कहा गया है कि ग्रीक लोग इन मामलों में काफी खुले विचार रखते हैं। वो भावनाओं को व्यक्त करने में या रिश्ते बनाने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं है। और इसी से जुड़ा एक अहम पहलू ये भी सामने आता है कि वहाँ सेक्स को अक्सर पाप या कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं माना जाता। हाँ। इसे जीवन का एक स्वाभाविक सामान्य हिस्सा समझा जाता है। क्या आपको लगता है कि यह नजरिया ही उस ऊंचे आंकड़े की मुख्य वजह है? काफी हद तक हो सकता है। देखिए, जहाँ किसी विषय से जुड़ा सामाजिक कलंक या टैबू कम हो, वहाँ लोग ज्यादा सहज महसूस करते हैं। सही बात है। जानकारी यही इशारा करती है कि जब यौनिकता को जीवन के एक प्राकृतिक हिस्से के तौर पर स्वीकार किया जाता है, तो उसे लेकर अपराध बोध या छिपाव की भावना कम हो जाती है। तो इसी स्वीकार्यता की वजह से शायद ग्रीस को यौन गतिविधि के मामले में इतना आगे बताया गया है। लेकिन क्या ये खुलापन पूरे समाज में एक जैसा है, या ये सिर्फ कुछ शहरी इलाकों या शायद युवा पीढ़ी तक ही सीमित है? एक बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि सामाजिक बदलाव धीरे धीरे फैलते हैं। तो ये संभव है कि बड़े शहरों में या युवा पीढ़ी में ये खुलापन ज्यादा साफ दिखता हो। हाँ, हो सकता है। जबकि पारंपरिक सोच रखने वाले लोग या ग्रामीण इलाकों में नजरिया शायद थोड़ा अलग हो, पर जो एक आम तस्वीर उभरती है वो एक अपेक्षाकृत सहज और खुले रवैये की ही है। यानी एक सामान्य प्रवृत्ति खुलेपन की है, भले ही उसमें क्षेत्रीय या पीढ़ीगत अंतर हो सकते हैं। अच्छा, अब यौनिकता से आगे बढ़कर अगर हम रिश्तों की संस्थागत बनावट को देखें, तो शादी का क्या महत्व है ग्रीस में? जानकारी कहती है कि शादी को वहाँ बहुत अहमियत दी जाती है। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प संतुलन नजर आता है। कैसा? एक तरफ तो यौनिकता को लेकर ये खुलापन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शादी जैसी पारंपरिक संस्था का गहरा सम्मान। अच्छा। हमें जो पता चलता है वो ये है कि ज्यादातर शादियां आज भी पारंपरिक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स रीति रिवाजों के साथ ही होती हैं। अच्छा, यानी चर्च में प्रॉपर सेरेमनी, वो कस्में लेना और पूरे समुदाय की भागीदारी, ये सब होता है। बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि दूल्हा दुल्हन चर्च में वचन लेते हैं और ये एक बड़ा सामाजिक और पारिवारिक उत्सव होता है। ये दिखाता है कि परंपराओं की जड़ें समाज में काफी गहरी हैं। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी अनुबंध नहीं है, सही, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार भी है। लेकिन फिर यहीं पे एक और परत जुड़ जाती है। अच्छा। कहा जा रहा है कि शादी को इतनी अहमियत देने के बावजूद शादी से पहले साथ रहने यानी लिव इन रिलेशनशिप, या जिसे फ्री रिलेशन कहा गया है, उसे समाज में आमतौर पर गलत नहीं माना जाता। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? लग सकता है विरोधाभासी, लेकिन शायद ये समाज के व्यवहारिक नजरिए को दिखाता है। कैसे? इसे आप परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल की तरह देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसका मकसद ये है कि जोड़े शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा। रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना सीख सकें। तो ये एक तरह की जैसे ट्रायल मैरिज जैसी स्थिति हुई जिसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। हाँ, कह सकते हैं। ये वाकई अनोखा संतुलन है। क्या इससे शादी के बाद रिश्तों पर कोई सकारात्मक असर पड़ता है, ऐसा कुछ संकेत मिलता है? देखिए, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर जोड़े शादी से पहले ही एक दूसरे की आदतों को, अपेक्षाओं को, यहाँ तक कि कमियों को जान लेते हैं, हाँ, तो शायद शादी के बाद एडजस्टमेंट आसान हो जाता होगा। हो सकता है। ये उस खुलेपन का ही एक और पहलू है।
शायद लोगों को अपने रिश्ते को परखने और समझने का मौका देना, बजाय इसके कि सीधे एक अनजान रिश्ते में बांध दिया जाए। इसका मतलब है कि समाज व्यक्ति की पसंद और आपसी समझ को ज्यादा महत्व दे रहा है। हाँ। भले ही वो पारंपरिक ढांचे के भीतर ही क्यों ना हो। ये दिलचस्प है कि कैसे परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता साथ साथ चल रही हैं। हाँ, ये एक तरह का सह अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता ने परंपरा को पूरी तरह खत्म कर दिया है, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के लिए जगह बना ली है। ये ग्रीक समाज की खासियत हो सकती है। चलिए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और ग्रीक महिलाओं के दृष्टिकोण पर आते हैं, क्योंकि जानकारी इस पर खास तौर से ध्यान देती है। एक बात जो कही गई है वो ये कि ग्रीस की महिलाएं अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों, खासकर रिश्ते में, को लेकर काफ़ी मुखर होती हैं, खुलकर बात करती हैं। ये वाकई एक अहम बिंदु है। देखिए, किसी भी समाज में महिलाओं का अपनी जरूरतों को, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक, हाँ, उनको खुलकर व्यक्त कर पाना उस समाज की प्रगतिशीलता का एक सूचक होता है। बिल्कुल। जानकारी बताती है कि ग्रीक महिलाएं सिर्फ इमोशनल यानी जज्बाती जुड़ाव ही नहीं चाहती, बल्कि फिजिकल यानी शारीरिक अंतरंगता की अपनी इच्छाओं को भी जाहिर करने में सहज होती हैं। और इसी से जुड़ा एक और दावा है कि ग्रीक महिलाएं यौन संबंधों को लेकर काफी संतुष्ट और आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट होती हैं। ये आत्मविश्वास कहाँ से आता होगा? क्या ये उसी सामाजिक खुलेपन का नतीजा है जिसकी हम बात कर रहे थे? बहुत हद तक मुझे लगता है हाँ। जब समाज में यौनिकता को सहज और सामान्य माना जाता है और जब महिलाओं को अपनी इच्छाएं व्यक्त करने की आज़ादी होती है, तो उनमें एक तरह का आत्मविश्वास पनपता है। उन्हें अपनी पहचान और अपनी ज़रूरतों को लेकर शर्म या झिझक महसूस नहीं होती। सही। ये आत्मविश्वास शायद इस एहसास से भी आता है कि उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। ये बात समझ आती है। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू जो सामने आया है वो ये कि ग्रीक महिलाएं अपने पार्टनर को महज पति या बॉयफ्रेंड के लेबल से नहीं देखती, बल्कि एक लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी और एक सच्चे साथी के रूप में देखती हैं। इन शब्दों में क्या फर्क है, इसे कैसे समझें? देखिए, रिश्ते की गहराई और बराबरी की भावना की ओर इशारा करता है। अच्छा। पति या बॉयफ्रेंड, ये शब्द कई बार परंपरागत भूमिकाओं से बंधे हो सकते हैं, जिनमें कुछ तयशुदा उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हाँ, सही। लेकिन जीवन साथी या सच्चा साथी का मतलब है एक ऐसा इंसान जो जिंदगी के सफर में हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा हो, जो आपका दोस्त भी हो, आपका सपोर्ट सिस्टम भी हो, और जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी साझा कर सकें। ये सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, बल्कि एक गहरी साझेदारी का एहसास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव और आपसी विश्वास सबसे ऊपर है। बिल्कुल। सामग्री यही बताती है कि ग्रीक महिलाओं के लिए रिश्तों में ट्रस्ट यानी भरोसा और इमोशनल कनेक्शन यानी जज्बाती जुड़ाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। वे एक ऐसा बंधन चाहती हैं जो सिर्फ ऊपरी ना हो, बल्कि गहरा और मजबूत हो। और उनके व्यवहार के बारे में भी जिक्र है। कहा गया है कि वे अपने पार्टनर के प्रति काफी ध्यान रखने वाली यानी केयरिंग और भावुक यानी पैशनेट होती हैं। हाँ, ये उसी गहरी साझेदारी की भावना का प्रतिबिंब है। जब आप किसी को अपना सच्चा जीवन साथी मानते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह करते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं। हाँ, बिल्कुल। पैशन या जुनून भी उसी गहरे जुड़ाव से उपजता है। जानकारी ये भी जोड़ती है कि वो चाहती हैं कि रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ना होकर दिल और आत्मा का रिश्ता हो। तो क्या ये माना जा सकता है कि शारीरिक अंतरंगता महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो इस गहरे भावनात्मक और आत्मिक संबंध का एक हिस्सा मात्र है, उसका केंद्र बिंदु नहीं? ठीक यही तस्वीर उभरती है। शारीरिक और भावनात्मक दोनों पहलू अहम हैं, लेकिन वो जो भावनात्मक नींव है वो ज्यादा मजबूत मानी जाती है। अच्छा। एक ऐसा संतुलन जहां जिस्मानी नजदीकी, आपसी प्यार, भरोसे और सम्मान के साथ मिलकर रिश्ते को पूरा करती है। और इसी का नतीजा शायद ये बताया गया है कि वहाँ जोड़ों के बीच रिश्ते ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी चित्रण नहीं लगता, या इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है? ये संभव है कि ये चित्रण थोड़ा आदर्शवादी लगे, क्योंकि देखिए, हर रिश्ता अपनी चुनौतियों से गुजरता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम सभी बिंदुओं को जोड़ें, समाज का खुलापन, शादी से पहले समझने का मौका, महिलाओं का मुखर होना और रिश्तों में भावनात्मक गहराई को प्राथमिकता देना, तो ये तर्कसंगत लगता है कि इन सब चीजों से रिश्तों की बुनियाद मजबूत होती होगी। शायद ये कारक मिलकर रिश्तों को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद करते हों। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, तो ग्रीस के बारे में जो शुरुआती दावा था कि वो यौनिक रूप से बहुत सक्रिय देश है, बिल्कुल सही, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल। असल तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल और बहुस्तरीय है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आंकड़े की बात नहीं है। इसके पीछे समाज का वो खुलापन है जो यौनिकता को सहजता से लेता है।
फिर शादी जैसी पारंपरिक संस्था का सम्मान है। हाँ, लेकिन उसमें भी समय के साथ बदलाव और व्यावहारिकता की गुंजाइश है, जैसे वो शादी से पहले साथ रहकर एक दूसरे को परखना। और शायद सबसे अहम महिलाओं का नजरिया है। बिल्कुल। उनका अपनी जरूरतों को लेकर आत्मविश्वास और रिश्तों में सतहीपन की बजाय भावनात्मक गहराई, विश्वास और सच्ची साझेदारी को तरजीह देना, ये सब मिलकर एक खास तरह का सामाजिक ताना बाना बुनते हैं। हाँ, ये सारे तत्व, वो खुलापन, परंपरा का सम्मान, व्यक्तिगत आजादी और भावनात्मक जुड़ाव पर जोर, ये सब मिलकर ग्रीस की उस सामाजिक छवि को बनाते हैं